नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसरी। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर नंबर 8 षट क्रिया काल। वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर की मैं आपको खासियत बता देता हूं कि आपको जो स्टूडेंट चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है, कुछ अच्छा विशेष करना चाहता है, अपना नाम कमाना चाहता है, तो ये चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोग किस तरीका से उत्पन्न होता है, मतलब शुरुआत से किस तरीके से क्या प्रॉब्लम हुई कि बॉडी में रोग पैदा हुआ, तो उसका लेकिन शुरू से लेके एंड तक कहाँ तक भेद होता है, कितनी मतलब सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे दोष प्रकोपित होते हैं, कैसे संचय होते हैं, कैसे प्रकोपित होते हैं, कैसे रोग का व्यक्त होते हैं, कि रोग कब जाके व्यक्त हुआ। ठीक है, ये सारी बातें इस चैप्टर में बताई है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्या ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ट्रिकी क्वेश्चन का मतलब है कि जब पेपर थोड़ा टफ बनाते हैं, डिफिकल्ट बनाते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। वीडियो शुरू करूँ मैं उससे पहले बोलना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्त अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। आप BMS फर्स्ट ईयर के कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाइए, और प्रत्येक सब्जेक्ट की मैंने जिस तरीके से फिजियोलॉजी की वीडियो बना रहा हूँ उसी तरीके से मैंने अन्य सब्जेक्टों के भी वीडियो बना रखे हैं। तो आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर सबसे जुड़ सकते हो और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, पूछ सकते हो। ठीक है, अब आता है षट क्रियाकाल। मतलब षट यानी 6, क्रियाकाल भेद। क्रियाकाल क्या है और क्रियाकाल का भेद क्या है, तो भेद कितने हो गए? 6। चैप्टर के नाम से क्लियर होता है षट क्रियाकाल। प्रथम क्रियाकाल है संचय। तो दोषों के संचय के हेतु मतलब कारण, दोष संचय क्यों है बॉडी में। एक तो होता है साम्य अवस्था में सब कुछ नॉर्मल है, फिर दोषों के संचय में हेतु की कारण क्या है। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में ही बात दोष का संचय क्यों होता है, ऐसा क्या फैक्टर है। उस सारी बातें पित्त दोष का ही क्यों होता है वर्षा ऋतु में, तो ये सारे आपको जवाब मिल जाएंगे इस चैप्टर में आप जब स्टडी करोगे। 200 वात पित्त कफ के संचय के लक्षण। अब संचय हो गया तो संचय होने के बाद में क्या लक्षण उत्पन्न करेंगे, मतलब षट क्रिया काल के बाद में क्या लक्षण उत्पन्न करेंगे। जो मतलब संचय की जो पहली अवस्था षट क्रिया काल की, भाई दोष संचय हो गया, अपन ने कुछ गलती करी खाने पीने में, उसके बाद में क्या लक्षण पैदा क्या हुए, कैसे पहचाने कि अपने दो बॉडी में संचय हो गए। ठीक है, द्वितीय क्रिया काल है प्रकोप। फिर दोषों के प्रकोप के लक्षण, एक तो होता है कि प्रकोप क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, और उसके प्रकोप होने के बाद में लक्षण क्या है। तो समझिए इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तृतीय क्रियाकाल है प्रेशर। अब देखो प्रेशर तो एक होता है कि ऑटोमेटिक शांत हो जाना, लेकिन यहाँ पे प्रेशर का मतलब है कि आगे बढ़ना, क्योंकि आप संचय कर रहे हो, ठीक है, प्रकोप भी हो रहा है, और जब भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप ठीक होने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिक आप और ज़्यादा ऐसा ही सेवन कर रहे हो जो प्रकोप करें, तो प्रेशर आगे बढ़ के हो गए, और प्रेषित दोषों के लक्षण आगे बीमारी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, चतुर्थ क्रियाकाल है स्थान संश्रय। अब ये सारे दोष जो प्रकोप, संचय हुआ, प्रकोप हुआ, प्रेशर हुआ, उसके बाद में एक विशेष स्थान पे जाके जहाँ पे जो रोग बन रहा है, जिस हिसाब से आपने खान पान किया उस हिसाब से वो एक स्थान संचय, मतलब एक विशेष स्पेसिफिक स्थान संचय करेंगे। ठीक है, वहाँ पे जाके इकट्ठे होंगे। फिर पंचम क्रियाकाल व्यक्ति, मतलब वहाँ जाके वो एक स्थान विशेष में, जैसे त्वचा में जाके कोई सारे दोस्त एक जगह जाके इकट्ठे हो गए तो वहाँ पे विधर्ती करेंगे, वहाँ पे मतलब कुष्ठ करेंगे, वहाँ पे खुजली करेंगे। तो मतलब व्यक्ति मतलब व्यक्त होते हैं वहाँ पे जाके। व्यक्त होने का मतलब सीधी सी बात ये है कि रोग सामने आ जाएगी कि हाँ ये रोग हो चुका है इसके। देखो उससे पहले कितनी क्रिया थी, संचय, प्रकोप, ठीक है, उसके बाद प्रेशर और स्थान संचय है, उसके बाद में रोग प्रकट हुआ है 5वीं क्रियाकाल में। और 6ठ क्रियाकाल है भेद क्रियाकाल तालिका। भेद से आप उसका मतलब नाम से लगा सकते हो, या फिर एक पुराना क्रोनिक डिजीज, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, उसके बता सकते हो। इस तरीके से इस क्रियाकाल चैप्टर में बात की है। अब हम आगे बात करते हैं डिटेल में, कौन सा श्लोक आपको याद करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सारणी क्या है, वो सब आपको इस चैप्टर में बताई जाएगी। ठीक है, षट क्रियाकाल। आप देखो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो देखते नहीं है। मैं देख रहा हूँ मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन 17 मिनट का वीडियो, उसमें 1 मिनट का एवरेज व्यू ड्यूरेशन आ रहा है। अगर मैं इसकी PDF अपलोड कर दूँ तो वो 10 सेकंड पर आ जाएगा वो एवरेज ड्यूरेशन। तो मैंने वही प्रॉब्लम आएगी चैनल पे कि वीडियो डिलीट करने पड़ेंगे मुझे, इसलिए मैं PDF दे नहीं रहा आपको। ठीक है, और मैंने PDF का सिस्टम ही बंद कर रखा है, क्योंकि बहुत कुछ प्रॉब्लम आ रही है PDF में। षट क्रियाकाल में आपको समझा रहा हूँ, आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। क्रिया प्लस काल, क्रिया का अर्थ चिकित्सा अर्थात काल का अर्थ समय। इस प्रकार क्रिया का अर्थात समय अनुकाल चिकित्सा, ये आपको याद होना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ठीक है, अपन नाम से क्लियर है, ये आपको याद होनी चाहिए क्रम से और सीक्वेंस वाइज, कोई उल्टा सीधा नहीं किया, ऐसे नहीं कि संचय पहले लिख दिया प्रकोप बाद में लिख दिया,
फिर प्रेशर इससे पहले लिख दिया, तो ऐसे नहीं, संचय, प्रकोप, प्रेशर, स्थान, संचय, व्यक्ति और भेद, ये सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। ठीक है। इन अवस्था को डलने ने कर्मस्वर चिकित्सा अवर्खा है, ये आपको पीजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इस बुक की वेरी वेरी मतलब हर लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मतलब पीजी लेवल की तैयारी करनी हो या फिर एक अच्छे से डीप से आयुर्वेद को समझना हो, आयुर्वेद को मैंने इन्हीं बुकों से स्टडी किया है तो मुझे समझ में आया। ये बुक राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की विश्वविद्यालय डॉक्टर दिनेश सर जी और डॉक्टर राजेश भारद्वाज सर की बहुत अच्छी बुक है, मेरे टीचर हैं, उनके सानिध्य में रह के मैंने ये स्टडी की है। प्रथम क्रियाकाल है संचय। अब इनके बाद में तो 200 के संचय, प्रकोप, प्रशमन के निमित्त से वर्षा, शरद, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म, प्रावट, ये 6 ऋतुएं होती है। ठीक है, वसंत और ग्रीष्म। अब ये प्रावट ऋतु बोली है यहाँ पे, तो ये प्रावट ऋतु क्या है, जो वर्षा और ग्रीष्म के जो मध्यम का है ना, वो प्रावट ऋतु है। वात संचय ग्रीष्म ऋतु, पित्त संचय वर्षा ऋतु और कफ संचय हेमंत ऋतु में होता है। क्योंकि बात के गुण क्या है, तत्तर, रुक्ष, लघु, शीतो, खर है। क्योंकि और बात के गुण और ग्रीष्म ऋतु में भी सेम गुण होता है, तो सेम जब होता है तो संचय होता है। पित्त संचय वर्षा ऋतु में और कफ संचय हेमंत ऋतु में। अब ये बताया कि क्या कारण है कि इन तीनों ऋतुओं में होता है। आप तो बोलोगे कि सर्दी में क्यों नहीं होता, बात करें तो इनका एक कारण दिया गया। बहुत से क्वेश्चन मेरे से एक स्टूडेंट था, उन्होंने यही क्वेश्चन किया था फोन करके, सर ये कारण क्यों होता है, तो उसका आंसर यहाँ पे है। 200 का संचय हेतु की कारण क्या है, वात संचय हेतु, ये आपको हिंदी में याद करना है। ठीक है। पित्त संचय हेतु, ये आपको हिंदी में याद करना है। आप देखो स्क्रीनशॉट लेके वीडियो स्लो करके आप लिख सकते हो। कब संचय हेतु कि कब संचय इसी ऋतु में क्यों हुआ, हेमंत ऋतु में ही क्यों हुआ। और ये एक सारणी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह आपको जब पूरी लाइफ टाइम ये आ जाएगी कि दोष, संचय, प्रकोप, प्रशमन, तो बाद दोष का ग्रीष्म में तो संचय होता है, प्रकोप होता है वर्षा में और शरद ऋतु में प्रशमन होता है। पित्त का संचय होता है वर्षा ऋतु में, प्रकोप होता है शरद ऋतु में, प्रशमन होता है हेमंत ऋतु में। कफ का संचय होता है शिशिर ऋतु में, प्रकोप होता है वसंत में और प्रशमन का होता है ग्रीष्म में। अष्टांग हृदय के अध्याय नंबर 3 में मैंने डिटेल में बता रखा है, ये इसकी ट्रिक्स करने की, याद करने की ट्रिक, सब कुछ एकदम डिटेल में बताया है। अगर अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 3 प्ले लिस्ट में जाइए, आप देखिए वहाँ पे जो ये संचय, प्रकोप, समन का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो ही बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देखिए। अब मैं यहाँ पे समझाने लग जाऊँगा तो डबल मेहनत क्यों करूँ, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 3 ऋतुचर्या में मैंने सब कुछ क्लियर कर रखा है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे देख सकते हो कि कैसे याद करना, और वेरी वेरी कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद होना ही चाहिए मुँह जवानी। अब होता है बात का संचय कि हो क्यों रहा था, वो आपने बता दी कि वो याद करना है। तो उष्ण वीर्य से युक्त रुक्ष आदि, रुक्ष, शीत, खर, सूक्ष्म जल, गुणवाद दोष का संचय करते हैं। आप समझ रहे हो कि जो वात के गुण है ना, वही सेम गुण वाले ज़्यादा सेवन करोगे तो वात का संचय होता है। पित्त का भी सेम ही है, क्योंकि पित्त के जो गुण है उसके हिसाब से उनका सेवन करोगे तो वो पित्त का संचय होगा। कफ का संचय, अगर ऐसे गुणों का सेवन करोगे जो पित्त कफ के समान गुण धर्म रखते हैं तो कफ का संचय होगा। ठीक है। ये अपन ने जो पहले बात की थी वो हेतु थे कि भाई वर्षा ऋतु में ही, ग्रीष्म ऋतु में ही, हेमंत ऋतु में ही क्यों इनका संचय होता है, अदर ऋतु में क्यों नहीं होता, तो उनका वो हेतु थे, कारण। यहाँ पे एक कारण है कि क्यों हो रहे हैं, कि भाई ऐसे गुणों का सेवन कर रहे हो तो इसलिए पित्त का संचय हो रहा है, ऐसे गुणों का सेवन हो रहा है तो कफ का संचय हो रहा है। ये आपको हिंदी में याद होने चाहिए, कोई जरूरत नहीं है कोटेशन याद करने की। अगर आपको हिंदी में याद हो गया ना, वो कॉन्सेप्ट इसका समझ लिया, वही काफ़ी है। ठीक है। ये मैंने आपको पिछले जब मैं 200 की वृद्धि 6 के लक्षण बता रहा था, मैं उसमें भी बताया था मैंने। ये उष्ण और रुक्ष करोगे तो वात संचय होगा, शीत और तीक्ष्ण करोगे तो पित्त संचय होगा, शीत और स्निग्ध करोगे तो कफ संचय होगा। मतलब इनका ज़्यादा सेवन करोगे ना, उष्ण और रुक्ष का, तो वात संचय होता है, शीत और तीक्ष्ण का सेवन करोगे तो पित्त संचय होता है, और शीत और स्निग्ध का करोगे तो कफ संचय होता है। ठीक है। 200 के संचय होने के लक्षण। अब मान लो 2 संचय हो गए तो उसके लक्षण क्या हैं, ये चैप्टर आपको बहुत इजीली और धीरे धीरे स्टडी करना होगा। जब मैं लेक्चर्स वीडियो बनाऊंगा ना, तो एक एक पॉइंट पे, एक एक लेक्चर, एक एक मतलब श्लोक पे बहुत ज़्यादा टाइम दूंगा और आपको समझाऊंगा। अभी टाइम देने लग जाऊंगा तो आपका सिलेबस हो ही नहीं पाएगा और आप एग्जाम की दृष्टि से आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी और शॉर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। 200 के संचय होने के लक्षण, कोई जरूरत नहीं है कोटेशन याद करने की, क्यों अपना माइंड वो कर रहे हो मतलब ख़राब, बाद में कर लेना जब पीजी की तैयारी करो। लेकिन 200 के संचय होने के लक्षण जो ये है ना, हिंदी, वात संचय होने से कोष्ठ में भारीपन व पूर्णता भरा हुआ, पित्त संचय से नेत्र व मल तथा त्वचा में पीलापन का आभास होना,
उस रोगी को पीलापन का भास होना, और कफ संचय से उष्णता की कमी, अंगों में भारीपन, आलस्य, दोषों से बढ़ने वाले कारणों में द्वेष होना, ये लक्षण है। ऐसी अवस्था में चिकित्सा करना प्रथम क्रियाकाल है। मतलब अब इसी मतलब जब प्रथम संचय में ही चिकित्सा हो जाए ना तो रोग आगे बढ़े ही ना। अब देखो रोग कैसे बढ़ता है आगे, कैसे मतलब वो महारूप धारण करता है ताकि वो ठीक ही ना हो। अगर यहाँ पे वो देखो बात संचय होने के बाद में चिकित्सा करने की बोल दी, अगर चिकित्सा करने की बोल दी तो प्रथम क्रियाकाल है कि संचय होने पर चिकित्सा कर दो। आपको अगर ये लक्षण दिख रहे हैं ना तो आप चिकित्सा करवा लो। बस फिर भी बहुत से स्टूडेंट मतलब पेशेंट पीपल जितने भी इग्नोर करते हैं। फिर आते हैं अगली क्रियाकाल पर। संचय अवस्था प्रथम काल यदि दोषों का विनाश नष्ट कर दिया तो उतर आगे की अवस्था प्रकोप प्रसर आदि अवस्था को प्राप्त नहीं होता, मतलब रोग बढ़ेगा ही नहीं। ये आयुर्वेद का बहुत बड़ा फंडामेंटल है। जब अपन एलोपैथी में जाते हैं ना तो जब रोग हो जाता है ना उसके बाद में जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में प्रथम अवस्था में जब रोग पनप रहा है, मतलब शुरुआत की जब अंकुरित हो रहा है तभी खत्म करने की बात बोली है। द्वितीय काल होता है प्रकोप। अब देखो रोग थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। संचय हो गया। अब वृद्धि क्षय प्रकोप भेद से दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की है। मतलब प्रकोप वृद्धि और क्षय एवं प्रकोप भेद से दो प्रकार की है। वात प्रकोप के कारण क्यों आता, पित्त प्रकोप के कारण और कफ प्रकोप के कारण। तीन दोष हैं जो पिछले चैप्टर में अध्याय नंबर 7 में अपन ने बात की है। बड़े बड़े मतलब 20-20 पॉइंट है कम से कम, वो हिंदी में मैंने याद करने के लिए बोला था। वही बात यहाँ है कि बात प्रकोप बलवान से लड़ना, अधिक व्यायाम करना, अधिक मैथुन करना, अधिक अध्ययन करना। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट कर दिया क्योंकि पहले स्टडी करा दिया। कोई भी बुक राइटर कोई भी ऐसे टीचर बार बार नहीं बताएगा क्योंकि आप वो समझ लेता है कि उसने स्टडी किया, क्योंकि पीछे से अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। पित्त प्रकोप के कारण वही है क्रोध, स्त्री संभोग, सरसों का तेल, अलसी का तेल, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, वही बात है। तो आपको ये याद करना है। कफ प्रकोप के कारण दिन में शयन, किसी प्रकार का शारीरिक श्रम या व्यायाम न करना, आलस, मधुर, अम्ल, लवण, शीत, इसने ये हो गए मतलब प्रकोप के कारण। ओके। शीत प्लस रुक्षादि वात प्रकोप, उष्ण प्लस पित्त प्रकोप, उष्ण प्लस स्नग्धि कफ प्रकोप। अब देखो यहाँ पे जब संचय हुआ था यहाँ पे शीत था, शीत प्लस तीक्ष्ण आदि शीत संचय, और यहाँ पे देखो पित्त संचय, और यहाँ पे क्या है उष्ण प्लस तीक्ष्ण आदि पित्त प्रकोप। अब देखो संचय में यहाँ पे शीत आया और प्रकोप में उष्ण है। इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान करना। जब पीजी का एग्जाम होता है ना तब यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्रकोप हो गया, दोषों के प्रकोप होने के लक्षण। ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कोटेशन याद हो जाए, वो बाद की बात है, अपन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आपको हिंदी का आपको याद होना चाहिए कि वात प्रकोप के जब होते हैं तो क्या लक्षण है। ये कोष्ठ, पेट में उधर सुई चुभने की पीड़ा, वायु को संचार। पित्त प्रकोप के खट्टी डकारें आना, प्यास लगना, दाह जलन होना। कफ प्रकोप के लक्षण अन्न में द्वेष, जी मलचना, हल्लास, ये लक्षण होते हैं। अब तृतीय कार्य है प्रेशर, स्प्रीड, फैल रहा है, मतलब अब दो स्टेज पार कर गया रोग, अब तीसरी स्टेज में फैल रहा है। वही बात है, मैं कोटेशन का लिए कोई स्ट्राइक मार नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत सारे कोटेशन ऐसे कितने याद करूँगा। मैं हिंदी की बात करूँगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात करूँगा। अब आप देखिए तृतीय क्रियाकाल प्रेशर। जिस तरह किण्वन, सुरा, बीज, पिष्टि, पानी इन्हें प्रेशर में लग रात्रि में रखने से उफान, झाग उत्पन्न होकर पात्र से बाहर निकलते हैं। जब मान लो कि दो संचय हो गया, प्रकोप हो गया, अब बॉडी में जगह नहीं है, मतलब वहाँ पे संचय प्रकोप आगे बढ़ने की, तो वो क्या उफान के बाहर आता है ना। कोई बर्तन कोई ज़्यादा चीज़ बढ़ जाती है तो बाहर निकलती है। वो बोल रहा है कि उसी तरीके से जब ये ज़्यादा हो जाते हैं ना तो वहाँ से हट के दूसरी जगह पर आते हैं, उत्पन्न होकर उनका प्रसरण होता है, मतलब दूसरी जगह आते हैं। अब आगे देखते हैं। वात आदि दोष अधिक वृद्धि को प्राप्त कर अपने स्थान की मर्यादा का उल्लंघन कर, मतलब अपने जो स्थान है वहाँ विशेष है उससे हटके कभी अकेले और कभी वात आदि, कभी मिक्स में, कभी दोनों मिलकर, कभी तीनों मिलकर, तो कभी रक्त को साथ लेकर अनेक प्रकार से शरीर में प्रसरित होते हैं। जब वहाँ पे जगह हो गई, मान लो आप प्रेशर संचय हो गया, प्रकोप हो गया, फिर भी आप मतलब कुछ गलतियाँ कर रहे हो, ठीक नहीं रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहे हो, तो प्रेशर होता है, मतलब वहाँ से हटते हैं। तो ये कभी कभी अलग होते हैं, कभी मिलके, कभी साथ में, तो ये होते हैं। अब ये देखो वात पित्त कफ शोणित वात पित्त, ये मतलब तीनों का भी बताया है, रक्त का भी इसमें साथ में, इस तरीके से 15 प्रकार से फैलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जब अपन लेक्चर्स वीडियो बनाएंगे तो एक एक बात करेंगे। ये मैं आपको एक याद करने का तरीका, क्या क्या स्टडी करना है, क्या एग्जाम की दृष्टि से। बहुत से स्टूडेंट क्या कि शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। शॉर्ट नोट्स बना लिए, आपने नोट्स बनाते समय लिखा ही आपने 50 नंबर का, पूरी सिलेबस में 50 नंबर के नोट्स बनाए, उसमें से भी 30% आप याद किया, पूरा 50% याद किया भी नहीं, तो फेल तो होना ही है। बुक से स्टडी कर दिया करो, बुक से क्या है उसी में स्टार मार्क लगा दिया करो, क्या याद करना है क्या नहीं।
कुछ नहीं छूटता, सारे क्वेश्चन आते हैं आपको, सारे अच्छे नंबरों से मार्क्स। बुक से स्टडी करने का यही फायदा है। अब देखो वो पितु पंगु कप्पे पंगु पंगु मल धातु, मैंने ये श्लोक याद करने की बोला था, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वही श्लोक का स्टार मार्क लगा रहा हूँ आपको जो आपको याद करने, तो आपको ये श्लोक फिर से याद आ गया। अब प्रसिद्ध दोषकों के लक्षण कि कारण बता दिया कि भाई क्यों हुए, प्रसरित क्यों हो रहा है, कि भाई जगह नहीं बची इसलिए प्रसरित हो रहा है। अब प्रसरित हो गया तो उसके बाद में क्या लक्षण है, तो बात दोष के प्रसरित होता है तो क्या लक्षण आता है, पितृ दोष प्रसरित होता है क्या लक्षण आता है, और कब का जब प्रसर होता है तो क्या होता है। ये सारे आपको याद होने चाहिए मुंह जबानी, कोई जरूरी नहीं है कोटेशन याद करने की। ये कोटेशन आपको पीजी में वही याद कर लेना, बाद में जब चरक संहिता पढ़ो, सूत्र संहिता पढ़ो। ये आता है तृतीय काल है। 3 काल तक बात हो गई। हम बात करते हैं चतुर्थ क्रियाकाल स्थान संचय। अब देखो दो संचय हुआ, प्रकोप हुआ, प्रेशर हुआ। अब वहां से निकल के कहीं तो जगह बनाएगा, कहीं कोष्टांग में जो खाली स्थान है वहां पे तो जाके बनाएगा जगह, तो उसको बोलते हैं स्थान संचय। लोकेशन मतलब वहां पे जहां से रोग उत्पन्न होता है ना, वो एक स्पेसिफिक जगह जाके इकट्ठा होते हैं। उदर स्थित दोष, अब देखो उदर में स्थित दोष होता है जब दोष प्रकोपित प्रसूत होते हैं, उदर में प्रविष्ट होते हैं, क्योंकि उदर में खाली जगह है, मतलब जहाँ पर रिक्त स्थान मिलेगा वहां पर जाके वो प्रविष्ट होंगे। ये बताया आपको। तो उदर में ये बताया उदर का आदि रोगों को उत्पन्न करे, उदर में जब होंगे तो ये रोगों को उत्पन्न करेंगे। बस्ती, बस्ती भी खाली जगह है, बस्ती में होकर अस्मरी मूत्रघात अन्य मूत्र को विकारों को, अस्मरी मतलब यूरिथ्रा पत्री, ठीक है। वृषण, वृषण में जाकर वृद्धि हाइड्रोकोसिल को उत्पन्न करते हैं, मतलब वहाँ पे जाके जब हाइड्रोसिल मतलब वृषणों का ज़्यादा पानी सा भरना। सीसन में जाके गूढ़ता ऊर्ध्व जत्रु, जत्रु के ऊर्ध्व भाग में जाकर दोष ऊर्ध्व जत्रुगत रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। त्वचा मांस शोणित और त्वचा मांस रक्त में मिलकर दोष क्षुद्र रोग, कुष्ठ, क्यूटेनियस इन्फेक्शन और विसर्प रोगों को उत्पन्न करते हैं। मेद में जहाँ उनको जगह मिलेगी ना वो अलग अलग बताएं, अस्थिगत, पादगत, ठीक है। देखो वही है, पादगत मतलब एलिफेंटियस, हाथी पांव हो जाता है ना, क्योंकि वहां पे इकट्ठा होता है। स्थान संचय का मतलब यही होता है कि वहां पे जाके इकट्ठा होता है, कुछ ना कुछ डिफेक्टिव करेंगे उत्पन्न हो। कारण मैंने बता दिया कि वो फनले के कारण प्रेशर होते हैं, वहां पे जाके लोकेलाइजेशन होते हैं, तो ये बताया मैंने आपको। अब पंचम क्रियाकाल है व्यक्ति अवस्था। इससे पहले देखो यह बताया कि शरीर में रसक धातु संचरण करने वाले दोषों प्रकोपित होकर प्रसारित हुए स्रोतों से की विगुणता से यहाँ जिस स्थान उस दोषों का अवस्था स्थित होता है वहीं विशिष्ट विशेष प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो वहाँ से इकट्ठे हुए संचय प्रकोप प्रसार होने के बाद में एक विशेष जगह पर जाके जहाँ इनको मतलब अपना वातावरण मिलता है, सामंजस्य मिलता है, वहाँ के जो मतलब इम्यूनिटी कमजोर है वहाँ जाके इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ रोग उत्पन्न करते हैं। फिर है पंचम क्रियाकाल व्यक्त अवस्था। अब देखो काफ़ी देर हो जाती है, रोग उत्पन्न मतलब दिखने लग जाता है कि भाई अब सामने आ गया तो इसका ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। तो आयुर्वेद में अगर आप किसी भी आपको ऐसा लगता है थोड़ा बहुत, तो आपको उसी अवस्था में रोक देना चाहिए ताकि वो परेशान ना करें। जब संचय प्रकोप प्रसार स्थान संचय की अवस्था में यथायोग्य उपचार चिकित्सा नहीं की जाए तो रोग अपना रूप धारण करके अभिव्यक्त दिखाई देना, मतलब दिखाई देने लग जाता है कि भाई इसके ये रोग है, ठीक है, ये सामने आ गया। ये आपको ये हिंदी एक बार याद होनी चाहिए कि कैसे कैसे हुआ, सब कुछ है। अब षष्ठ क्रियाकाल है भेद अवस्था। क्रोनोसिटी मतलब एक तरीके से बहुत लंबे समय तक बने रहना, बहुत समय तक बने रहना कि क्रोनिक छठा चिकित्सा काल मानना चाहिए। जब शोथ ग्रंथि विदृति आदि विदृण होकर व्रण रूप में बदले तब वह चिकित्सा का छठा अवसर काल होता है। व्रण भाव को प्राप्त होने को भेद कहते हैं। मतलब आगे उनका स्पेशल डिफिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा क्रोनिक बीमारी हो गई, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की बीमारी हो गई तो मतलब उसको भेद है। अब यहाँ पे जाके लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले ही रोग मतलब आप संचय वाली अवस्था में चल जाएं आप डॉक्टर के पास, वो लक्षणों गुणों का आधार पर चल जाएं तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो ही ना। तो बहुत कॉन्सेप्ट। अब देखो जितना भी ये सारणी में बताया, संचय प्रकोप प्रसर स्थान संचय और लक्षण, कि भाई संचय होगा तो क्या बॉडी में क्या मतलब लगेगा, क्या लक्षण लगेंगे, प्रकोप होगा तो क्या होगा, प्रसर होगा तो क्या होगा, स्थान संचय होगा तो क्या होगा, व्यक्त होगा तो क्या होगा और भेद होगा तो क्या होगा। ये सारी बातें एक सारणी के द्वारा लास्ट में बता दी गई हैं। तो ये सारणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब 1000% इंपॉर्टेंट है ये सारणी। बहुत से स्टूडेंट वीडियो पूरा नहीं देखते तो वो नुकसान उन्हीं का है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9929189009 पर। ये बुक बहुत अच्छी है, आप ले सकते हो। पीडीएफ मैं पेड देता हूँ क्योंकि पीडीएफ मैं ऐसे फ्री में नहीं देता और कॉपीराइट भी देता हूँ, कोई भी इसको शेयर नहीं कर सकता, ये विदाउट कॉपीराइट है।
ठीक है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप पे। अपने हेलो हाई के मैसेज न भेज के मुझे पर्सनली सीधा नाम बताएं, अपने कॉलेज का नाम बताएं कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या हेल्प चाहिए वो आपको बताना। मुझसे हेल्प होगी तो मैं आपकी करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए और अपने मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जरूर जुड़े। चेक डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।